शी जिनपिंग से हाथ मिलाते ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन की इस परेड के अमेरिका को चीन की तरफ से खुली चुनौती देने के महज 5 दिन बाद नेपाल जल उठता है। कुछ ऐसा होता है कि अमेरिका को बड़ा झटका लग जाता है, चीन की चांदी हो जाती है। सवाल है कि नेपाल में इस हिंसा के पीछे है कौन? उसकी संसद पर हमले के पीछे और अपनी सरकार से गुस्से के पीछे कौन हो सकता है? नेपाल में इस हंगामे के पीछे सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने को वजह बताया जा रहा है, जिससे नेपाल के नौजवान बहुत नाराज हैं। खबरदार करता सवाल इसीलिए ये आता है कि नेपाल ने अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप पर क्यों बैन लगाया? क्या नेपाल अमेरिका और चीन के बीच नया अखाड़ा बन गया है? नेपाल में सोशल मीडिया बैन से चीन की चांदी कैसे हो गई? आखिर नेपाल में हो रहे इस प्रदर्शन में चीन का फायदा कैसे हो सकता है? इन सारे सवालों की वजह नेपाल में हो रही जेन जी की ये खूनी क्रांति है। जेन जी का मतलब 1995 के बाद पैदा हुए लोगों से है, जो अब 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा हैं, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। ये वो डिजिटल नागरिक हैं जो दुनिया में क्या चल रहा है उससे खबरदार रहते हैं। ये प्रोटेस्ट करप्शन के लिए है। हम सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि अब नहीं सह पाएगा। अब जो होगा अब युवा पुस्ता करेगा। हम लोग को ये बूढ़ा लोग नहीं चाहिए। अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। नेपाल में हुई इस हिंसा में दर्जन भर से ज्यादा नौजवानों की जान जा चुकी है। ये देखिए किस तरह से नेपाल के सुरक्षा बल अपने ही नौजवानों को गोली मार रहे हैं। छात्रों ने जब नेपाल की संसद का गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों की फायरिंग में छात्र अचानक गिरने लगे। नेपाल में अपनी ही सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा दिखा कि ये नौजवान इस गोलीबारी के बीच भी पत्थरबाजी करते रहे। नेपाल में इस गुस्से की वजह केपी ओली सरकार का एक फैसला है, जिसके तहत उसने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक्स शामिल है। नेपाल की सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसलिए ये कदम उठाया गया। वहीं जेन जी यानी युवा इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए और भ्रष्टाचार, रोजगार के मुद्दे उठाने लगे। गौर करने वाली बात यह कि फेसबुक, मेटा, ट्विटर जो अब एक्स कहलाता है, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसी अमेरिकी कंपनियां जहां नेपाल में निशाने पर हैं, वहीं चीन की टिकटॉक बहुत धड़ल्ले से चल रही है, जो नेपाल सरकार के फैसले के बाद सोशल मीडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म बचा है। चीन के टिकटॉक पर नेपाल की वामपंथी सरकार अपने हिसाब से देश में हो रहे प्रदर्शन को कंट्रोल कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में जितनी अशांति होगी, केपी ओली सरकार उस पर उतनी ही ज्यादा निर्भर हो जाएगी। इसी साल की शुरुआत में नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर प्रदर्शन हुए थे। तब भी इसी तरह से हंगामा हुआ था, नौजवान सड़कों पर निकले थे। तब सोशल मीडिया ने इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने में मदद की थी। इसी के बाद माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर नेपाल सरकार ने इसी के बाद फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव बढ़ाया और जब इन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया तो बैन लगा दिया गया। नेपाल में राजशाही 240 सालों बाद 2008 में खत्म हुई थी। इसके बाद संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। इस बदलाव के पीछे माओवादी विद्रोह को खत्म करने और लोकतंत्र की स्थापना का मकसद था। तब से नेपाल में बहुत टिकाऊ सरकारें नहीं रही और काफी उठापटक दिखती रही। पिछले 17 साल में 11 सरकारें आई और गईं। इस दौरान चीन का प्रभाव भी बढ़ता गया। इसी से परेशान होकर जनता ने राजशाही की दोबारा मांग की, जिसके भारत से करीबी रिश्ते रहे। अब सवाल है, क्या इसी जनभावना को दबाने और कंट्रोल करने के लिए नेपाल में सोशल मीडिया को बैन किया गया है? हमारे साथ इस समय सीधे नेपाल से जुड़ रहे हैं नरेंद्र रोले, जो कि संवाददाता है रतुपति मीडिया के, और साथ में प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, पहले आपसे हम समझना चाहते हैं, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, वहां पर जो मीटिंग चल रही है, क्या उम्मीद है, क्या निकलेगा उससे? क्योंकि जिस तरीके से ओली बोल रहे थे उससे लग नहीं रहा था कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।
गवर्नमेंट का जो मीटिंग है, मंत्रिपरिषद का मीटिंग अभी तक जारी है। यहाँ का जो गृह मंत्री थे रमेश लेखक, उन्होंने राजीनामा किया। मंत्रिपरिषद का कैबिनेट बैठक अभी तक जारी है। कैबिनेट का कुछ डिसीजन नहीं आया। स्टिल नाउ कैबिनेट का जो मीटिंग था वो जारी है। आज स्टिल नाउ जो नेपाल का जो गृह मंत्री था रमेश लेखक, उन्होंने रिजाइन किया। गवर्नमेंट का जो कैबिनेट का बैठक है वो जारी रहा है। नरेंद्र, ये बताइए कि इस टाइम क्या सिचुएशन है वहां पे? मतलब कर्फ्यू तो दिन से ही लगा दिया था, अब कंट्रोल हुआ है? सिचुएशन बहुत यहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है। काठमांडू में 90 पीपल 19 पीपल की जान गुमाया। 19 पीपल वर किल्ड। मोर देन नियरली 400 पीपल इंजर्ड हुआ था। 19 पीपल काठमांडू में वो मर गया। अच्छा, अभी कर्फ्यू जारी है यहाँ पर। हाँ, कर्फ्यू जारी है। सेना परिचालन कर्फ्यू स्टिल जारी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ के हाल अवस्था, नेपाल की सेना वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रणय, जब वहां के प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनकी बातों में ऐसा लगा नहीं कि वो समझ रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के जो मुद्दे हैं वो जरा सा भी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत डिसमिसिव दिखे जेनजी के बारे में बात करते हुए। देखिए, शायद यही उनकी चूक है। केपी शर्मा ओली को इसके संकेत पहले से मिल रहे थे। 4 दिन पहले जब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बाद से विरोध के सुर उठने लगे थे, श्वेता। लेकिन यही नजर आता है जो कुछ काठमांडू में हुआ या विराटनगर में या वीरगंज के अंदर, नेपालगंज में, पोखरा में, अलग अलग शहरों के अंदर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शायद केपी शर्मा ओली सरकार इसे पढ़ने में चूकी, और न केवल पढ़ने में चूकी बल्कि इस हालात को संभालने में भी चूकी। अगर आप देखें कि 5 घंटे तक काठमांडू की सड़कों के ऊपर जो कुछ होता रहा, आपने सशस्त्र पुलिस और सेना के हवाले जनता को छोड़ दिया है। सरकार कहीं है नहीं, सरकार की तरफ से कोई बयान आ नहीं रहा है। अंदर खाने जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस गठबंधन सरकार के अंदर जबरदस्त मतभेद उभर आए हैं, और इन मतभेदों के बीच में इस्तीफे की मांग की जा रही है। केवल गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। और लगता नहीं है कि 20 लोगों की जान जाने के बाद में ये मामला यहीं तक थमेगा। अब ये देखना होगा कि क्या ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला केपी शर्मा ओली की कुर्सी लेता है, या वो इसके अंदर कोई मध्य मार्ग का रास्ता निकालते हैं। जिस तरीके की भाषा का आपने उल्लेख किया, अभी तो उनकी भाषा के अंदर कोई रिकंसिलिएटरी या सुलह के सुर सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जनता से वो किस तरीके का संवाद करते हैं और लोगों को किस तरीके से मनाते हैं, क्योंकि अब नाराजगी केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगी पाबंदी की नहीं है, श्वेता। अब नाराजगी लोगों पर चलाई गई गोली की भी है, और जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेकर भी है। वाकई 20 छात्रों की जान चली गई। 250 से ज्यादा नौजवान बुरी तरह से इस गोली बारी में घायल हैं, लेकिन नेपाल की सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया। नेपाल की सरकार ने किस बेरहमी से अपने ही छात्रों का खून बहाया है, ये इतिहास याद रखेगा। इससे जुड़े वीडियो हमारे सामने आए हैं जो बहुत विचलित कर देने वाले हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोकतंत्र के नाम पर किस तरह से आज नेपाल में निहत्थे छात्रों का खून बहाया गया। ये ड्रोन विजुअल के जरिए आप उस पूरे सैलाब को समझ सकते हैं। वो जन सैलाब जो उमड़ा, ये 18 से 30 साल, 30 मतलब 30 भी ज्यादा हम कह रहे हैं, 18 साल के आसपास आप समझिए कि उन नौजवानों की उम्र है जो सड़क पर उतरे हैं। ये तस्वीरें हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको विचलित कर सकती हैं। गोलियां लगते ही जो गिर रहे हैं, देखिए गोलियां चल रही हैं लगातार, लेकिन ये नौजवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक करके गोली खाते हुए सड़क पे गिरते हैं, उन्हें साथ ही उठाकर ले जाते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध नेपाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ रोष का नतीजा है। पिछले कई दशक से नेपाल में चीन समर्थक कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं जिन्होंने नेपाल का बेड़ा गर्क किया है। नेपाल के कर्ज प्रबंधन कार्यालय के अनुसार पिछले साल के जुलाई में सार्वजनिक कर्ज
26.034 लाख करोड़ था, जो फरवरी तक बढ़कर 26.01 लाख करोड़ रुपए हो गया। नेपाल में सरकारी कर्ज बढ़कर देश के जीडीपी का 45.77% है। एक दशक पहले तक यह आंकड़ा जीडीपी का 22% था। वहीं कुल कर्ज में विदेशी कर्ज 50.87% है, घरेलू कर्ज 49.13% है। इससे पहले नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर नौजवान सड़कों पर उतरे थे। चीन समर्थक वामपंथी सरकारों के खिलाफ पिछली बार जबरदस्त गुस्सा दिखा था। आज भी जिस तरह के पोस्टर फाड़ा गया, उससे साफ है कि नेपाल की जनता चीन की दखलंदाजी और वामपंथी सरकार की है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार राजशाही की मांग के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लहराए गए थे। इस रैली में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ योगी आदित्यनाथ के भी पोस्टर लगाए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज दास भी जुड़ गए हैं। अब पंकज, ये बताइए कि काठमांडू के आगे और भी शहरों में अब ये विरोध प्रदर्शन बढ़ने की बात हो रही है, वहां की क्या परिस्थिति है? किन किन इलाकों में ये विरोध फैला है? काठमांडू के अलावा जहां 3 लोग गोली लगने से घायल है, वो खुद प्रधानमंत्री का जो अपना गृह जिला झापा है, वहां एक दमक शहर है, वहां पे प्रदर्शनकारियों पर घायल है, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे और पश्चिम आते तो विराटनगर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इससे और इधर आते हैं तो ऐसे दुर्गम में अभी रात को 9 बजे से कर्फ्यू लग गया है। दोपहर से ही बुटवल और भैरवा जैसे शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इटारी में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां भी कई सारे प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है। तो पूरे नेपाल में धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये फैल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ अभी तक ये कहा गया, जो कैबिनेट बैठक चल रही थी उसमें अभी एक खबर आई है कि सरकार ने एक जांच कमेटी बनाने का निर्णय किया है, जो ये जांच करेगी कि ये आंदोलन इतना हिंसक कैसे हो गया और इस आंदोलन में घुसपैठ कहां हुआ है, किस तरह से आंदोलन में पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर हो गई। तो सोशल मीडिया बैन को लेकर सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले रही है, बस सिर्फ इतना कहा गया कि एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। अभी हमारे पास जो है कैबिनेट मीटिंग के भीतर जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से हमारे पास ये जानकारी है कि सिर्फ एक कैबिनेट जो एक कमेटी बनाने की बात हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी असंवेदनशील है कि 20 छात्रों के जान जाने के बाद, सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद भी जो है सरकार बिल्कुल भी अडिग है अपने रवैये पर। वाकई दुख की बात है कि प्रधानमंत्री से एक बार भी एक शब्द ये नहीं निकला। और मुझे याद है कि पंकज, दिन में ही जब हम चर्चा कर रहे थे इस बात पर, उसी समय ये जिक्र हमने किया था कि बस कुछ देर की बात है, वहां की सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा जाएगा कि कुछ शरारती तत्व, कुछ विदेशी तत्व इसमें घुस गए थे आंदोलन में और उनकी जांच की जाए। और देखिए, चंद घंटों बाद वही खबर सामने आ रही है। बने रहिए हमारे साथ।